हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, जो कि आप जानते हैं कि आप सबका कल टेस्ट है। कुछ लेट अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही हाई यील्ड एमसीक्यूज हैं। ये ज़रूर करके जाएं। आई होप कि ये आपको कल पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे। सो स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा पहला सवाल है या क्वेश्चन है वो है, हु इज़ कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। तो आपके पास ऑप्शंस गिवन हैं और ये तो सिंपल सवाल है। आई होप कि आप सबको पता होगा। इसकी पिक्चर भी आप सबके कॉलेजेस में लगी होगी। तो वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द हैंड हाइजीन इन इन्फेक्शन कंट्रोल इज। ऑप्शन ए, रिमूव द रेजिडेंट फ्लोरा entirely. ऑप्शन बी, reduce the transmission of microorganisms. So yes, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच वन इज द करेक्ट नॉर्मल रेस्टिंग पल्स रेंज। रेस्टिंग, जब हम रेस्ट में होते हैं तो उस कंडीशन में हमारा पल्स रेट नॉर्मल कितना होता है। तो आप अपने हिसाब से सोच लें माइंड में। अब मैं जो करेक्ट ऑप्शन है वो करने जा रहा हूँ, वो है बी, 60 to 100 बीट्स। उसके बाद है हमारे पास व्हेन मेजर द ब्लड प्रेशर द फर्स्ट क्रोट कॉफ साउंड रिप्रेजेंट्स। जो पहला हमारा ये जो साउंड होता है, क्रोट कॉफ साउंड, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? डायस्टोलिक प्रेशर को, सिस्टोलिक प्रेशर को, या आर्टेरियल प्रेशर को, या पल्स प्रेशर को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी है ऑप्शन बी, सिस्टोलिक प्रेशर। द नर्सिंग प्रोसेस सीक्वेंस इन करेक्ट पैटर्न, ये पास्ट एमसीक्यूज में भी बहुत मरतबा आ चुका है, तो आप इसको सही से देख लें कि ये करेक्ट सीक्वेंस इसका कौन सा है। असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवोल्यूशन मीन्स अगेन ऑप्शन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप सब करके जाएं, माइंड में रख लें, मतलब कल पेपर में आ सकता है। पेशेंट सेंटर्ड गोल शुड बी। आप पेशेंट सेंटर्ड गोल क्या होनी चाहिए? ब्रॉड एंड जर्नल होनी चाहिए, वेग टू अलो द फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मेजरेबल एंड टाइम लिमिटेड होनी चाहिए, रिटन ओनली बाय द फिजिशियन होनी चाहिए। तो आप अपना आंसर सब सोच लें कि कौन सा होगा। तो इसमें है मेजरेबल एंड टाइम लिमिटेड। पेशेंट को आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो मेजरेबल हो, मतलब जैसे कि आप डोज वगैरह सब कुछ मेजर करके देते हैं, और उसमें आप टाइम भी डिसाइड करते हैं कि ये जो हम ड्रग दे रहे हैं या जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इतने दिनों में अपने इफेक्ट शो करेगी। क्वेश्चन नंबर 7, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। मतलब नीचे दिए गए जितने भी ऑप्शन हैं सब स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं, किसके सिवा? हैंड हाइजीन, use of personal protective equipments, routine use of N95 मास्क जो होता है फॉर ऑल द पेशेंट्स। ऑप्शन डी है सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस। इनमें से अब कौन से स्टैंडर्ड है, और इनमें से एक ऐसा है जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में नहीं आता, प्रिकॉशंस में नहीं आता? वो है रूटीन यूज़ ऑफ N95। ये हम रूटीन डेली बेसिस तो नहीं करते ना, स्पेसिफिक केसेस में करते हैं, जो वायरल डिजीजेस होते हैं उनमें। उसके बाद है द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर अ पेशेंट हैविंग अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इज। मतलब एक ऐसा पेशेंट है जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए सबसे अच्छा पोजीशन या अप्रोप्रिएट पोजीशन कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन जो 8 है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? नंबर 1 में है आपके पास सफाइन विद द लेग एलिवेटेड। ऑप्शन बी, हाई फाउलर्स पोजीशन। सी है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है। डी है प्रॉन पोजीशन। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, हाई फाउलर्स पोजीशन। विच वन, अब ये आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन में हमें एडजस्ट करना है। विच वन इंडिकेट्स एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन को इंडिकेट कौन सा करता है? तो आपके पास एक है सब्जेक्टिव ओपिनियन विदाउट फैक्ट्स यूजिंग वेग टर्म्स लाइक रेगुलर। ऑप्शन सी है एलिजिबल, डेट, टाइम, साइंड एंटायर्स। डी है इरेजिंग मिस्टेक विद रीराइटिंग। तो इसमें भी आपका है ये होगा एलिजिबल, डेटेड, टाइम्ड एंड साइंड एंटायर्स। ये आपका एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए, जिसमें हम लिखते हैं कि पेशेंट इस डेट पे एडमिट हुआ, टाइम ये था, ये सब कुछ। एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ चलते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द प्रेशर अल्सर।
अगर प्रेशर अल्सर है, बेड अल्सर जो आपने पढ़े होंगे, सोर अल्सर, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बेड रिडन होते हैं बहुत सारे टाइम तक। तो प्रेशर से बचने के लिए कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बेस्ट तरीका है? फ्रीक्वेंट रीपोजिशनिंग, जो पेशेंट है उसको कंटिन्यूसली उसकी पोजीशन को तब्दील किया जाए ताकि स्किन की केयर हो। अप्लाइंग पाउडर्स डेली, रेस्ट्रिक्टिंग फ्लूइड्स, यूजिंग टाइट ब्रेसिंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? सो ऑफ कोर्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट। हम बार बार पेशेंट को रिपोजिशनिंग करेंगे ताकि बेड अल्सर या सोर अल्सर ना हो। एस्पेक्ट्स, टेक्निक एंड जो असेप्टिक टेक्निक्स हैं उनका मकसद क्या है? हम क्यों देते हैं या क्यों करते हैं एसेप्टिक टेक्निक्स? उसका मकसद क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है एलिमिनेट ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एसेप्टिक टेक्निक्स हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हम सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एलिमिनेट कर दें, निकाल दें। रिड्यूस करें इन्फेक्शन रिस्क को बाय प्रिवेंटिंग कंटामिनेशन, ओनली यूज फॉर द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, रिप्लेस द स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। सो इसके लिए आप सबको पता है, आप सबने एक अच्छी थ्योरी पढ़ रखी होगी, तो इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन जो है वो है बी, रिड्यूस द इन्फेक्शन बाय प्रिवेंटिंग द कंटामिनेशन। विच रूट मेडिकेशन गिव द फास्टेस्ट सिस्टमेटिक इफेक्ट? अब इनमें से कौन से रूट से हम मेडिकेशन दें तो उसका इफेक्ट हमें जल्दी मिलेगा? कोई भी मतलब इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया तो उसको हम कौन से रूट से मेडिकेशन दें जो उसका जो रिजल्ट है वो हमें बहुत जल्दी मिले? तो ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो ये है इंट्रावीनस, जिसमें ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। व्हेन लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट नर्स शुड, अगर नर्स एक हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहा है या कर रही है तो उसको क्या करना चाहिए? यूज बैक मसल, बेंड नीज, कीप बैक स्ट्रेट, ट्विस्ट व्हाइल लिफ्टिंग, कीप लोड अवे। इनमें से उसको क्या करना चाहिए? तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी है, बेंड नीज एंड कीप बैक स्ट्रेट। आपको सबको पता है कि इसके दौरान भी इंजरीज हो सकते हैं, तो उससे बचने के लिए इसको क्या करना चाहिए? द नॉर्मल एडल्ट रेस्पिरेटरी रेट, एडल्ट का जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो कितना होना चाहिए? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो इसका आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए आपके मुताबिक? आप अपना सोच लें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बीटा 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। ओके, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डूइंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर द कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस वो कौन से होने चाहिए? इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो इसमें आप सोच रहे हैं ग्लव्स, गाउन, मास्क, आई प्रोटेक्शन, या गाउन, मास्क, आई प्रोटेक्शन और ग्लव्स। तो इसका भी ऑप्शन है हमारे पास बी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप बिफोर गिविंग मेडिकेशन इज, मेडिकेशन देने से पहले कौन सा एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हमें लेना चाहिए? प्रिपेयरिंग इन एडवांस, ड्रग को पहले तैयार कर लें एडवांस में। चेकिंग द 5 राइट्स, आस्किंग द फैमिली परमिशन, फैमिली से परमिशन लें ड्रग देने से पहले, रिलाइंग ऑन द मेमोरी। अब इनमें से हमें कौन सा ऑप्शन करना चाहिए? तो इसका भी है चेकिंग 5 राइट। आप सबने पढ़े होंगे पेशेंट के 5 राइट्स, जैसे कि डोज देना या राइट टाइम होना, राइट डोज देना, राइट रूट, ये सब आपने पढ़े होंगे। तो वो 5 रूट्स की बात हो रही है। For nasogastric tube insertion, if the patient begins to cough and disaster, अगर ये हो तो हमें क्या करना चाहिए? आपके पास ये है 16, नहीं आई थिंक 17 है। तो 17 का ऑप्शन क्या होगा आपके हिसाब से? तो आपके पास ये है एडवांस क्विकली, मतलब जल्दी से दे दें। स्टॉप एंड असेस द एयरवे, हम देखें कि एनजी जो होता है ना वो हमेशा वो हम नेजल्स के ज़रिए पास करते हैं, लेकिन उसका जो एंड होता है वो जाता है स्टमक के अंदर। ठीक है, तो पेशेंट जब कफ कर रहा है तो इसका मतलब जो एनजी ट्यूब है वो एयर का जो विंड पाइप है जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, तो उससे हम प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? वो जो एनजी है उसके इंसर्शन को क्लोज करके चेक करेंगे उसके एयरवे को कि कहीं ये एनजी उसके एयरवे में तो नहीं जा रही। तो ऑप्शन बी इसका ठीक है। और 18, द प्राइमरी एम ऑफ द पेशेंट टीचिंग इज टू, हम पेशेंट को टीच करते हैं, आप सबको पता है पेशेंट टीचिंग के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। तो हमारा मकसद क्या होता है पेशेंट को टीच करने के वक्त? टेल एवरीथिंग, एवरीथिंग नर्स नोस, जो कुछ भी नर्स जानता है वो सब कुछ बताना। इनेबल द पेशेंट टू मैनेज द इलनेस, मतलब पेशेंट को इस काबिल बनाना कि वो अपनी बीमारी को मैनेज कर सके। या शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैमिली, या आप अपनी जिम्मेदारी फैमिली पे ऊपर डालना चाहते हैं, या प्रोवाइड लॉन्ग टेक्स्ट। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इनेबल पेशेंट टू मैनेज इलनेस।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्टिव डेटा। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सब्जेक्टिव डेटा आपने पढ़ा होगा। ऑब्जेक्टिव डेटा और सब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा एक ऐसा डेटा है जो पेशेंट खुद बताता है, वर्बलाइज करता है, और ऑब्जेक्टिव डेटा वो डेटा है जो हम खुद नोट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर वगैरह। तो इनमें से पेशेंट रिपोर्ट्स डिजीनेस, तो जाहिर है तो डिजीनेस अगर वो तो पेशेंट खुद वर्बलाइज करेगा, जो पेशेंट खुद वर्बलाइज कर रहा है दैट इज सब्जेक्टिव डेटा। एंड नंबर 20 पे है हमारे पास चेन ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सब चेन ऑफ इन्फेक्शंस हैं। अब कौन सा है जो चेन ऑफ इन्फेक्शन में नहीं आता। आप सब ने पढ़ा होगा पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एग्जिट, कैसे वो अंदर जाता है होस्ट के अंदर, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो इनमें से सब चेन ऑफ इन्फेक्शन में आते हैं एक के सिवाय। तो इन्फेक्शनियस एजेंट बिल्कुल आता है, रिजर्वायर जिसके अंदर होगा, पोर्टल ऑफ एग्जिट बाहर निकलना बिल्कुल होगा, पेशेंट कॉन्फिडेंटलिटी ये नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका ठीक है। असल में मुझे अपलोड करने थे 40 एमसीक्यूज, तो मैं कोशिश करूंगा कि 20 बाद के मैं अपलोड करूं। और इतना कहूंगा कि ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर एक बार सही से माइंड में रख के जाएं। और पेपर इतना मुश्किल नहीं होता, बस पेपर के दौरान आप शॉर्ट करें, कोशिश करें कि आपके पास 4 एमसीक्यूज आते हैं या 5 एमसीक्यूज आते हैं, मेरे ख्याल में 5 आते हैं, ए बी सी डी और ई तक भी आता है। तो जो इर्रिलेवेंट जो ऑप्शंस हैं ना उनको पहले साइड करें, जो बिल्कुल ही सवाल से मैच ही ना हो रहे हों उनको सबसे पहले साइड करें। अगर आप तुक्का लगाना जा रहे हैं फिर भी, तो इनमें से 2-3 जो बच जाएंगे फिर उनमें से आप अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करने की कोशिश करें। सो बेस्ट ऑफ लक टुमारो। अल्लाह हाफिज़।